तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी बेहतरीन या फिर ये कहें कि सुपर हिट कॉमेडी हॉरर सीरीज को, जो कि एक बंगाली सीरीज है जो कि होइचोई ऐप पर अवेलेबल है। इस बंगाली हॉरर कॉमेडी सीरीज का नाम है भूत तेरी की। पहला एपिसोड शुरू होता है संजय लीला बनर्जी और उसके फिल्म क्रू से, जो कि एक बहुत ही पुरानी हवेली में शूटिंग कर रहे थे। लेकिन हम गौर करते हैं कि संजय तो काफी एक्साइटेड है, खुश है, लेकिन उसका क्रू डरा हुआ था। खैर अब तभी उनके सामने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी एक्ट्रेस बैठी हुई थी जो कि अपने बारे में बता रही थी, जिसको संजय ये कह रहे होते हैं कि उसको क्या क्या करके दिखाना है। जिस पर वो ये लड़की कहती है कि वो कुछ खास करके दिखा सकती है, और खास में वो अपना सर 360 डिग्री मोड़ देती है, जिससे कि सब बहुत डर गए थे। अब अगले सीन में ये सभी लोग हवेली की दूसरी साइड दूसरी एक्ट्रेस का शूट लेने जाते हैं, जो कि उनके बारे में पूछती है कि वो लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब संजय ये बताता है कि वो डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर है और वो जिन लोगों को शूट करने आया है उनके बारे में, उनके पास्ट के बारे में वो लोगों को बताना चाहता है डॉक्यूमेंट्री के जरिए, और वो उसी के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। और अब वो एक्ट्रेस भी कुछ स्पेशल कर दिखाती है जिसमें अचानक से वो गायब हो गई थी। लेकिन संजय से बिल्कुल नहीं डरता। वो ये कहता है कि वो सामने आ जाए और सामने आकर उनसे बात करे। वो इन चीजों से नहीं डरता। खैर अभी आप सबके मन में और दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्रू तो डर रहा था, लेकिन संजय क्यों नहीं डर रहा है। खैर अब इन सब का ही जवाब पाने के लिए हम जाते हैं एक हफ्ते पीछे, जहां पर संजय पहली बार मेटाफिजिकल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर डिसूजा से मिला था। और अब अगर हम मिस्टर डिसूजा के बारे में जाने तो उन्होंने ढेर सारे ऐसे कैमरा और साउंड इक्विपमेंट्स बनाए हैं जो कि भूतों को, आत्माओं को या फिर किसी भी तरह की पैरानॉर्मल बॉडी को कैप्चर और रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इनकी मदद से 50 मीटर दूर खड़े हुए भूत भी साफ दिखाई दे सकते हैं। उनकी इंस्टीट्यूट का टाई अप अमेरिका, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों से तो है, लेकिन आज उसने संजय को क्यों बुलाया था? तो वो ये कहते हैं कि आज तक बंगाली भूतों पर बहुत सारी मूवीज बनी हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री कभी भी नहीं बनाई गई। तो संजय ये डॉक्यूमेंट्री बनाए जिसमें वो भूतों के बारे में और वो भूत अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में, रहन सहन की हर चीज के बारे में बताएंगे कि उनके पास्ट में क्या हुआ था और वो ऐसे कैसे हो गए थे, और खास करके असलियत में भूत करते क्या हैं। खैर वो संजय को 28 से 30 लाख का बजट भी इशू करता है, जिससे कि संजय भी खुश था और वो भी काफी कुछ क्रिएटिव करने वाला था। अब वो संजय को निखिल बोंगियो अद्भुत समिति यानी कि भूतों की समिति गोस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जलालुद्दीन शौकत अली से मिलवाता है, जो कि खुद भी एक भूत है, और संजय की डॉक्यूमेंट्री में वो उसकी हेल्प करेगा। और उसने ही इस मेटाफिजिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी किया था। और ये पूरी की पूरी सीरीज जो है ना वो एक पैरोडी टाइप की है, यानी कि काफी ज्यादा फनी है और काफी बढ़िया भी है, तो आपको देखने में काफी इंटरेस्टिंग भी ये लगेगी। अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जलालुद्दीन खुद एक भूत है। वो ये कहता है कि उसने भूतों के एसोसिएशन में बात कर ली है और सब इसके लिए एग्री हैं डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। और अभी संजय एक हजारों साल पुरानी हवेली चला जाए, जहां पर उसको विष्णु प्रिया यानी कि भानु नाम की एक लेडी गोस्ट मिलेगी, और वो उसको जाकर जलालुद्दीन का रेफरल लेटर दे दे तो वो संजय के साथ में कोऑपरेट करेगी। खैर अब इतना कहकर जलालुद्दीन वहां से गायब हो गया था, लेकिन कुछ बताने वो फिर से आ जाता है, जिसके अचानक वहां पर आने की वजह से डिसूजा काफी डर गया था और डर से वो मारा जाता है। वो मर गया तो अब वो खुद भी भूत बनकर संजय से बात करने लगता है और कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्री पूरी करे और जो बजट उसने पास किया है वो डिसूजा का कैशियर पिंटू उसको दे देगा। अगले सीन में संजय हवेली आकर भानु से मिलता है और वो लेटर देता है, तो वो भी एग्री हो जाती है और अगले दिन से काम शुरू करने के लिए बोलती है। और हाँ, यहाँ पर पिंटू ने डॉक्यूमेंट्री का बजट कट करके आधा कर दिया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो कहानी दिखाई जा रही थी, यानी कि संजय की जर्नी इस तरह से शुरू हुई थी, और यहाँ पर ये सब क्यों चल रहा था ये हम जान चुके हैं, और संजय क्यों नहीं डर रहा था ये भी हमको पता चल चुका है। खैर अब हम इस हवेली के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं, लेकिन 3 खास हैं, यानी कि 3 फीमेल भूत हैं, भानु, रजिया और सुकुमारी। अब हम उनको बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर भानु कहती है कि वो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर 8 लोग लाई है, रजिया 11 लेकर आई है, लेकिन सुकुमारी अब तक एक भी किसी इंसान को लेकर नहीं आई और ना ही उसने बर्तन साफ करे हैं। तो वो कहती है कि उसको यहाँ पर किसी को लाने की जरूरत नहीं लगी, और बर्तन वो क्यों करे, भूत कब से बर्तन मांजने लगे हैं। जिस पर भानु और रजिया कहती है कि उन्होंने तो करे हैं, विष्णु प्रिया ने 16 साल पहले करे थे और रजिया ने 1952 में करे, और गंदे होने पर करने ही पड़ते हैं, तभी तो ये हवेली चमकेगी। सुकुमारी ये कहने लगती है कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है, खासकर रजिया, वो तो बहुत ही पुरानी है, मुगलों के टाइम की है। जिस पर वो कहने लगती है कि वो पठान है। खैर अब बातों ही बातों में उनकी आपस में बहस होने लगती है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब अगले दिन संजय एक एक करके तीनों ही भूतों का इंटरव्यू लेने लगता है, और इस तरह से हमको एक एक करके इन तीनों की कहानी पता लगेगी। तो यहाँ पर हम भानु के बारे में जानते हैं, जो कि इस हवेली की मुखिया है, और रजिया यहाँ पर खान पान में निपुण है। सुकुमारी 1974 में मारी गई थी, जो कि खत्म होने के वक्त 25 साल की ही थी, और पिछले 40 साल से इन्हीं भूतों के साथ रह रही है। वो काफी सुंदर थी और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस भी थी, जो कि अगर जिंदा रहती तो आज एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस जरूर बनती।
अब रजिया इन दोनों से बहुत ही पुरानी है और वो प्लासी के युद्ध के तुरंत बाद ही खत्म हो गई थी और वो पठान डायनेस्टी मुर्शिदाबाद से बिलोंग करती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े योद्धा थे लेकिन शराब के आदी थे और उसकी ग्रैंडमदर लखनऊ में नाचने का काम करती थी। वो अपने पिता की तीसरी वाइफ की चौथी बच्ची थी। रजिया को असल में हिंदू लड़के से प्यार हो गया था और इसलिए उसे मार दिया गया। भानु 1890 के करीब मारी गई थी जिसने गले में रस्सी और खुद पर पॉट बांधकर खुद को डुबा लिया था। लेकिन ऐसा उसने किया क्यों ये कभी किसी को नहीं बताया। वो एक पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करती थी जिनके संबंध ईश्वर चांद विद्यासागर से भी थे और वो अक्सर उनके घर पर आते भी थे। साथ ही साथ भानु के परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम भी किया था। और इसी बीच अब हम तपोश के बारे में जान लेते हैं तो ये उनका एक लौता वफादार है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है। और यहाँ पर एक मेड भी है जिनका नाम लाबोंगो आंटी है जो कि सबके लिए शरबत लेकर आती है। लेकिन रजिया क्रू को समझा देती है कि लाबोंगो असल में इसी गाँव में पैदा हुई पली बड़ी हुई है और वो 650 साल पुरानी भूत है और अब अपने जहरीले शरबत से लोगों की जान भी लेती है। तो कोई भी जिंदा इंसान गलती से भी उसका दिया हुआ शरबत ना पिए। अब रजिया आगे एक बात बताती है कि अब वो एक आदमी के साथ रिश्ते में है जो कि जिंदा है, जिसके माता पिता भी हैं, एक प्रेग्नेंट बीवी भी है और वो अपने परिवार से काफी परेशान है क्योंकि वो उसको बस ताने मारते रहते हैं और उसका नाम है जोयंतो। जोयंतो को रजिया इंटरव्यू देने का बोलती है तो वो भी इंटरव्यू देने आता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड था। वो ये बताता है कि वो रजिया से 7 साल पहले मिला था और तब से उनको प्यार है और वो साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसकी इंसानी बीवी से शादी रजिया से मिलने के पहले ही हो गई थी, नहीं तो वो कभी शादी भी नहीं करता। खैर अब अगले दिन भानु, रजिया और सुकुमारी रेडी होती हैं जिनको खुशी मनाने के लिए हॉस्पिटल जाना था क्योंकि असल में आज रजिया के बेटे का जन्म हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे? तो देखो, ऑब्वियस सी बात है कि रजिया एक स्पिरिट है, एक भूत है एंड ऑब्वियस सी बात है उन दोनों का रिश्ता चल रहा था और वो जोयंतो के साथ में इंटीमेट होना चाहती थी। तो वो काफी सारी फीमेल्स को पजस करा करती थी और ऐसे ही करते करते वो इंटीमेट हुआ करते। और अब ऐसे ही एक दिन उसने जोयंतो की ही बीवी को पजस किया था और तब ये लोग इंटीमेट हुए थे और इसके चलते ही यहाँ पर जोयंतो की बीवी प्रेग्नेंट हुई थी। क्योंकि अगर आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि वो तो अपनी बीवी को पसंद नहीं करता था, वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, तो उसकी प्रेगनेंसी का राज यही था जिसके बाद उसको आज बेटा पैदा हुआ है जो कि रजिया का बच्चा है। एटलीस्ट ऐसा उसका कहना था और मानना था। अब जैसा कि ये डॉक्यूमेंट्री है तो संजय अपने क्रू के साथ इन तीनों ही स्पिरिट्स को फिल्म करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है अपने स्पेशल कैमरा और साउंड इक्विपमेंट के साथ में, जहां पर वो तीनों किसी और को तो दिखाई नहीं दे रही होती लेकिन बच्चा वो उठाती जरूर है और बच्चा हवा में उड़ता देखकर एक नर्स वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हवेली वापस आकर रजिया जोयंतो से कहती है कि उसके बेटे का नाम हबीबुल्ला ही रखा जाएगा, नहीं तो वो जोयंतो का वंश खत्म कर देगी। लेकिन जोयंतो चक्रवर्ती जो था वो अपने बेटे का नाम हबीबुल्ला कैसे रख सकता था, जिसके साथ ही पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरा एपिसोड शुरू होता है इस दुविधा के साथ में कि जोयंतो के बेटे का नाम क्या रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो लड़ाई चल रही थी। लेकिन होता यह है कि फाइनली उसका नाम कमल रख दिया जाता है जो कि सुकुमारी ने सजेस्ट किया था, क्योंकि रजिया उसको कमल बुला सकती है, वहीं जोयंतो की बीवी सुष्मिता उसको कोमल बुला सकती थी। यानी कि एक ऐसा कॉमन नाम रख दिया गया था जहां पर दोनों ही माएं जो थी वो अपने बच्चे को इस तरह से बुला सकती थी। अगले सीन में तभी हम तापोश का इंटरव्यू देखते हैं जो कि ये बताता है कि वो इस हवेली का केयर टेकर हुआ करता था, लेकिन जो मालिक था वो उसकी पगार ही नहीं दिया करता था। तो एक दिन लोबोंगो आंटी ने मालिक को डरा दिया जिसके बाद से वो वापस ही नहीं लौटा। वो आगे ये बताता है कि उसे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, कोई भी काम नहीं होता और कुछ भी नहीं है, बस रात में एक बार लोबोंगो आंटी के पैरों की मसाज करनी होती है, बाकी वो यहाँ पर काफी खुश है। इसी बीच हवेली में झगड़ा शुरू हो जाता है और सभी लोग दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर सुकुमारी और भानु और सभी लोग पूछ रहे होते हैं कि हुआ क्या है। तो भानु कहती है कि सुकुमारी अब उनको छोड़कर जाना चाहती है। रजिया ये बताती है कि सुकुमारी को असल में शांति निकेतन में कोई लड़का पसंद आ गया है और इसलिए वो जा रही है, जिस पर भानु कहती है कि उन्हें यहाँ पर साथ रहते इतना वक्त हो चुका है और अब वो बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त बन गई हैं, तो सुकुमारी का जाना उसको पसंद नहीं आ रहा और वो उसे यहीं पर एक अच्छे लड़के से मिलवा देगी। मीनवाइल रात को हम जोयंतो को देखते हैं जो कि अपने घर पर सो रहा था, जिसको रजिया की आवाज आती है जो कि उसको बुला रही थी और वो एक ट्रांस जैसी स्टेट में चलते हुए हवेली तक आ गया था। संजय उसे शूट भी करते आ रहा था और यहाँ पर रजिया भी आ जाती है जो कि ये बताती है कि उसने जोयंतो को पहली बार ऐसे ही बुलाया था और तब वो काफी डर भी गया था, लेकिन रजिया इसी तरह से उसको बार बार बुलाती रही और ऐसे ही वो यहाँ पर आता रहा जिससे कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसी बीच हम भानु को कोमलेश नाम के एक नए एक्सीडेंट से मरकर भूत बने हुए लड़के को भूत बनने की ट्रेनिंग देता हुआ देखते हैं कि उसे इंसानों के बीच कैसे रहना है, उनको कैसे डराना है, उड़ना कैसे है, गायब कैसे होना है, ये सारी चीजें भानु उसको सिखा रही होती है। खैर यहाँ पर कोमलेश पहली बार सुकुमारी को देखता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी हम संजय और उसके क्रू को देखते हैं जो कि लोबोंगो आंटी का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन उसे इंटरव्यू देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता, बल्कि वो तो उनको जहरीला शरबत पिलाना चाहती थी जो कि उसका काम था। खैर अब कहानी यहाँ से आती है सब प्लॉट 1 पर जो कि है खागेन का बदला।
अब रात में भानु इंटरव्यू दे रही होती है कि तभी खागेन डाकू अपनी पूरी टोली के साथ हवेली में आता है और ये पूछता है कि लाबोंगो कहाँ पर है, जिस पर भानु कहती है कि लाबोंगो यहाँ पर नहीं है और पिछले 150 साल से हमेशा खागेन यहाँ पर आता है। लाबोंगो को ढूंढता है लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिलती तो वो वापस चला जाता है। अब खागेन का बदला है क्या, तो खागेन एक बहुत ही खूंखार डाकू हुआ करता था। वो 150 साल पहले अपनी टोली के साथ इसी हवेली में आया था जहाँ पर लाबोंगो आंटी ने अपना जहरीला शरबत उसको पिलाकर मार दिया और मरने के बाद से ही खागेन उसको ढूंढ रहा है ताकि वो उससे बदला ले सके। लेकिन वो यहाँ पर आता है तो भानु लाबोंगो को छुपा देती है और हर बार उसको खाली हाथ जाना पड़ता है, जैसे कि इस बार भी वो खाली हाथ जा रहा था। तभी हम लाबोंगो को देखते हैं जो कि किसी बूढ़े आदमी को यहाँ पर बुलाती है और ऐसे वो हमेशा किसी न किसी आदमी को यहाँ पर बुलाती रहती थी और फिर वो उनका क्या करती होगी ये बात तो हम समझ ही सकते हैं। दूसरी ओर हम कोमलेश को देखते हैं जो कि अब हवेली में रहने आया है और अपना पहला इंटरव्यू दे रहा होता है जिसमें वो संजय और उसकी टीम को अपनी गर्लफ्रेंड का घर दिखाने ले जाता है जो कि क्लास 6 से उसकी गर्लफ्रेंड है और उसके खत्म होने के दुख में खाना भी नहीं खा रही होती। वो अपनी कहानी बताता है कि वो रोज ट्रेन में ट्रैवल करता था और एक दिन किसी का फोन चोरी हो गया और वो फोन कोमलेश के पास पड़ा हुआ मिला तो सबने उसको चोर समझ लिया और बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसकी जान ही निकल गई। और जब भीड़ ने ये देखा कि वो मारा गया है तो उसको ट्रेन ट्रैक पर ही फेंक दिया गया। अगले सीन में हम कोमलेश को भानु और तापोश के साथ देखते हैं जो कि उसे उड़ना सिखा रहे थे लेकिन वो उड़ना सीख ही नहीं पाता और इसी बीच सुकुमारी उसके करीब आती है और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे तो वो उसको उड़ना सिखाती है। खैर रात के समय हम संजय और उसके क्रू को भी देखते हैं जो कि खागेन डाकू के साथ थे और खागेन आज अपनी टोली के साथ सीक्रेट प्लान बनाकर लाबोंगो को ढूंढ रहा होता है और वो सभी जंगल जाते हैं जहाँ पर उनको कोई फीमेल गोस्ट मिलती है और उनको ऐसा लगता है कि ये लाबोंगो होगी लेकिन ये तो खेत्रमोनी नाम की कोई गोस्ट होती है जिससे कि सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब तीसरा एपिसोड शुरू होता है खेत्रमोनी और खागेन से ही जहाँ पर संजय उन दोनों का इंटरव्यू ले रहा था। खागेन बताता है कि खेत्रमोनी उसकी पत्नी है और उन दोनों की शादी आज से 170 साल पहले हुई थी। उसने खेत्रमोनी की वजह से ही परिवार छोड़ दिया और डाकू बन गया, लेकिन अब खेत्रमोनी ने उसको ढूंढ लिया है तो वो अब उसके साथ रहेगा और डकैती का काम भी छोड़ देगा और यहाँ से वो उसको अपने साथ ले जाती है। अब खागेन अपनी गन संजय को देकर जाता है जिसे संजय चलाने की कोशिश में शूट कर देता है और पता नहीं कहां पर किसको गोली लग जाती है। खैर अगले दिन संजय अपनी टीम से बात कर रहा होता है जहां पर उसका साउंडमैन देवदास उसको ये कहता है कि उसको डर लग रहा है। संजय पूछता है कि क्यों, तो वो बताता है कि उसने अपनी बीवी को यहाँ के बारे में बताया था कि यहाँ पर 3 फीमेल भूत रहती हैं जो कि लोगों के साथ इन्वॉल्व होती हैं, तो अब उसकी बीवी उस पर शक कर रही है, जिस पर संजय गुस्सा करता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है और वो खुद जाकर सुलझा ले, इसका काम से कोई भी लेना देना नहीं है। और कौन सा आदमी अपनी बीवी को हर बात बताता है, और अगर सारे आदमी ऐसा करेंगे तो पूरा मर्द समाज ही खत्म हो जाएगा। खैर अब दूसरी ओर हमें काफी फनी सीन को देखते हैं कि यहाँ पर गोपाल नाम के 3 लोग थे, एक प्रीस्ट होता है, एक न्यूज एंकर था और एक शराबी था, और लाबोंगो जो होती है वो गोपाल को बुला रही थी, तो तीनों ही गोपाल हवेली की ओर खींचे चले आते हैं। अब वहीं हवेली के बाहर रजिया खड़ी हुई थी जो कि एक आदमी को पदस कर लेती है, लेकिन वो तो हमेशा फीमेल्स को पदस करती थी, तो ऐसा क्यों हुआ था? असल में आज उसका जयंतो के साथ इंटीमेट होने का मन था लेकिन उसे कोई फीमेल बॉडी नहीं मिली थी, तो वो एक आदमी को ही पदस्थ करके जयंतो के पास आती है जो कि संजय की क्रू के साथ उसका वेट कर रहा था, लेकिन एक मेल को देखकर वो परेशान हो जाता है और वहीं रजिया उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर रजिया कितना गलत काम कर रही थी, किसी भी फीमेल को पदस्थ करके जयंतो के साथ इंटीमेट हुआ करती, लेकिन असल में वो तो वहाँ पर किसी और की बॉडी को इस्तेमाल कर रही थी उसकी मर्जी के बिना, जो कि काफी ज्यादा गंदा था। मीनवाइल हवेली में भानु तापोश से कहती है कि कोमलेश और सुकुमारी 3 दिन से गायब हैं, पता नहीं कहां पर क्या कर रहे हैं, और हम उन दोनों को देख पाते हैं जो कि शहर के ब्रिज पर खड़े होकर कपल्स को देख रहे थे। सुकुमारी कहती है कि उसने कभी किसी को किस नहीं किया और वो करना चाहती है, जिस पर कोमलेश भी एग्री करता है, लेकिन उन्हें बॉडीज चाहिए होंगी। तो सुकुमारी एक रैंडम आदमी और कोमलेश एक रैंडम लेडी को पदस्थ करते हैं, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और फिर हवेली लौट आते हैं। खैर अब यहाँ पर ये लोग अपना अपना इंटरव्यू देते हैं और इसी बीच कोमलेश संजय की हेल्प मांगता है कि उसके दोस्त कार्तिक को उसने 40,000 रुपए दिए थे जो कि उसने वापस नहीं दिए, तो वो लोग उससे पैसे दिलवाने में उसकी हेल्प कर दें। अब अगले सीन में हम कार्तिक को एक बार में ही देख पाते हैं जहाँ पर कोमलेश जो होता है उसकी आत्मा एक वेटर को पदस्थ करके कार्तिक को बहुत हॉन्ट करती है और पैसे वापस देने के लिए बोलती है। अब यहाँ पर कोमलेश जो होता है वो ये भी बोलता है कि वो उसकी माँ को ये ना बताए कि उसने ये पैसे दिए थे, बल्कि ये कहे कि संजय यहाँ पर एक शूट करेगा और ये शूट के पैसे हैं। कार्तिक अब संजय से बात करता है और ये कहता है कि वो भी हीरो बनना चाहता है, जिस पर संजय मान जाता है। अगले सीन में हम सुकुमारी को हवेली में बच्चों को भूतों को गाना सिखाते हुए देख पाते हैं, जिसके साथ कोमलेश भी था और भानु बाहर बैठी हुई थी। यहाँ पर आज कोनिष्को नाम के पोस्टमैन की स्पिरिट होती है जिसका सर असल में कटा हुआ था, क्योंकि जब वो खत्म होने की कोशिश कर रहा था तो उसने फांसी लगाई थी, लेकिन रस्सी इतनी टाइट थी कि उसका गला ही अलग हो गया था और तब से ही उसका गला कटा हुआ है। खैर अब वो अपने सर को साथ लेकर घूमता भी है और यहाँ के जो बच्चे हैं यानी कि स्पिरिट्स हैं उसके सर के साथ वो खेलने भी लगते हैं। अब वो भानु को एक लेटर देता है जिसे पढ़कर भानु परेशान हो जाती है और सुकुमारी से बात करती है, तो ये लेटर असल में समिति से आया था जिसे जलालुद्दीन शौकत अली ने लिखा था। वो बताते हैं कि उन्होंने कोमलेश को भेजा था ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अभी उनको पता चला है कि कोमलेश असल में मरा नहीं है
है, बल्कि उसकी बॉडी तो आईसीयू के अंदर पड़ी हुई है, यानी कि वो अभी भी जिंदा था। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ ऐसा था कि जो उसकी स्पिरिट है या फिर कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पर OBE महसूस कर रही थी, यानी कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसके चलते इंसान की जो कॉन्शियसनेस होती है या फिर स्पिरिट होती है वो टेम्परेरीली उनकी फिजिकल बॉडी को छोड़ देती है। उस लेटर के अंदर जलालुद्दीन ने ये लिखा हुआ था कि वो आराम से शहर में घूम रही है, यानी कि उसकी स्पिरिट जो है वो आराम से घूम रही है, ये सोचकर कि वो मारा गया है और ऐसे ही वो दो दुनिया के बीच में फंसा हुआ है, तो वो जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाए, नहीं तो उनको दिक्कत होगी। और कोमलेश को दूसरे भूतों ने देखकर उसकी शिकायत भी करी थी, तब जाकर ये बात उनको पता चली। अब ये पढ़कर भानु और सुकुमारी बहुत परेशान हो जाती है और वहीं कोमलेश वहाँ पर आकर उनको दिखाता है कि उसने फाइनली उड़ना सीख लिया है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों आखिरकार वो उड़ना नहीं सीख पा रहा था, क्योंकि उसका अभी भी फिजिकल बॉडी से कनेक्शन था, वो जिंदा था, लेकिन अब उसकी जो बॉडी है वो कमजोर होती जा रही है, क्योंकि वो यहीं पर रहना चाहता है और इसी के चलते उसने उड़ना भी सीख लिया था, जो कि इस बात का संकेत है कि उसकी फिजिकल बॉडी कमजोर हो गई है और अगर वो वापस नहीं लौटा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अब एपिसोड 4 शुरू होता है संजय और उसके क्रू को दिखाते हुए, जो कि कार्तिक के साथ कोमलेश के घर जाते हैं, जहां पर बहाने से कार्तिक कोमलेश की मां को पैसे देता है। लेकिन यहां पर उसे कोमलेश की बहन से ये पता चलता है कि कोमलेश मरा तो है ही नहीं, बल्कि वो तो जिंदा है, जिसको सुनकर वो डर के वहां से भाग जाता है। खैर अगले सीन में हवेली में भानु नए नए भूत बने हुए लोगों को ट्रेनिंग दे रही होती है, साथ ही साथ संजय और उसकी टीम उसको फिल्म कर रही थी, जहाँ पर वो ये कहती है कि वो सुकुमारी के लिए परेशान है, जिसने आखिरी 3 दिनों से खुद को कमरे में कैद करके रखा है। लेकिन उसे एक चीज की राहत भी है कि सुकुमारी चाहकर भी खुद को अब खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो पहले से ही खत्म हो रखी है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर वो कोमलेश से प्यार करती थी, जिसके चलते वो ऐसा फील कर रही थी। अगले सीन में हम कोमलेश को संजय से बात करता देखते हैं, जहाँ पर वो ये बताता है कि उसे नहीं पता था कि वो बच चुका है और अभी भूत नहीं बना है, यानी कि पूरी तरह से स्पिरिट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो खाली OBE यहाँ पर फील कर रहा था। एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। खैर अब संजय ये बताता है कि आईसीयू वार्ड के अंदर उसने कैमरा फिट कर दिया है, जिसके चलते वो उसको लगातार मॉनिटर कर सकते हैं। इसी बीच वहाँ पर तोपोश आकर ये बताता है कि ऑल बंगाल गोस्ट एसोसिएशन ने धृतराष्ट्र नाम के एक ब्लाइंड गोस्ट को भेजा है। मतलब फनी एलिमेंट समझो कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। और यहाँ पर ये संजय वाला सीन भी समझ रहे हो क्या है, और अगर समझ गए हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पर ये कौन डायरेक्टर है। अब तोपोश ये बताता है कि धृतराष्ट्र को कोमलेश को ही ढूंढने के लिए भेजा गया है और वो जल्दी से जाकर छुप जाए, क्योंकि अगर वो उसको मिल गया तो उसके लिए और बाकी सभी भूतों के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब धृतराष्ट्र भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि कोमलेश के पीछे पड़ गया था। कोमलेश भागने लगता है और रजिया धृतराष्ट्र को उलझाने की कोशिश करने लगती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम संजय और क्रू को जयंतो के पास देखते हैं, जहाँ पर जयंतो अपनी बीवी को रजिया के बारे में बताने के बारे में सोच रहा था और ये कहता है कि इससे उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाएगी, जो कि वो नहीं चाहता। जिस पर संजय कहता है कि फिर बताना ही क्यों है। तो वो ये कहता है कि अपनी बीवी से इस बात के बारे में, यानी कि अफेयर के बारे में छुपा कर रखना भी अच्छा नहीं लग रहा है और ये उसके मॉरल्स के खिलाफ था। यानी कि आज तक वो जो कुछ कर रहा था वो उसके मॉरल्स थे। काफी इंटरेस्टिंग बात है। एनीवे सेम नाइट वो अपनी बीवी को सच भी बता देता है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करती, उल्टा खुश हो जाती है और कहती है कि अब जयंतो उस भूत से सोने का पॉट मांगे, जिससे कि वो लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। और जयंतो की बीवी ऐसा इसलिए फील कर रही थी क्योंकि यहाँ पर वो किसी लड़की के साथ नहीं था, ना ही किसी इंसान के साथ था, वो एक भूत के साथ था, तो उसे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। इधर भानु और हवेली के बाकी सभी लोगों को गोस्ट एसोसिएशन से लेटर आता है, जिन्होंने सबको कोमलेश के मैटर पर बात करने के लिए बुलाया हुआ था। यानी कि सारी की सारी आत्मा इन्वाइटेड थी और अगले सीन में सब वहाँ पर चले जाते हैं। अब बात तो कुछ खास नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पर संजय और क्रू आए हुए थे शूटिंग करने के लिए, तो एक भूत कैमरामैन का खून पीने उसके पीछे पड़ जाता है। बाकी गोस्ट उसको रोकते हैं और परमिशन लेटर दिखाते हैं, लेकिन वो गोस्ट लेटर फाड़कर उस कैमरामैन के पीछे भागने लगता है, यानी कि शायद से वो वैम्पायर था। और इसी के साथ में चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मतलब इस सीरीज के अंदर ना फनी एलिमेंट्स को समझिए, मतलब ऐसी कितनी बेकार बेकार चीजें हो रही हैं जो कि मतलब रियल में हो ही नहीं सकती। और यही इस सीरीज का USP है, क्योंकि इसी के चलते आपको इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है। और किसी को अगर बंगाली आती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा हंसेगा। एंड माई वाइफ नोज बंगाली वेरी वेल, सो इसके चलते तो मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आई सीरीज को देखकर। और मैं भी थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूँ, मुझे उतने अच्छे से नहीं आती है, लेकिन जैसे भी टूटी फूटी आती है मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करता रहता हूँ। खैर अब हम आ जाते हैं इस सीरीज के फिनाले पर, यानी कि एपिसोड 5 पर। तो 5वां एपिसोड शुरू होता है संजय और क्रू को दिखाते हुए, जो कि डिसूजा के ऑफिस में थे, जहाँ पर वो आखिरी रात के हादसे को लेकर गुस्से में थे और शौकत अली उनको समझाता है। साथ ही साथ वो गोस्ट भी उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद वो काम आगे जारी रखने के लिए एग्री हो जाते हैं। यानी कि कैमरामैन का खून पीने के लिए वो भूत पीछे पड़ गया था ना, उसके चलते ये सारा मैटर हुआ था। यानी कि जो मेन काम है उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ये सब चल रहा था। मीनवाइल हवेली में लोबोंगो आंटी फिर से किसी को बुला रही होती है, लेकिन उस आदमी को कुछ लोग मार डालते हैं, तो वो भूत बनने के बाद हवेली जाने लगता है। तभी दूसरी ओर संजय अपने क्रू से सुकुमारी के रूम को ओपन करके उसको बुलाने के लिए कहता है, लेकिन सुकुमारी बहुत गुस्से में थी, जो कि बाहर नहीं आती और उल्टा उनको डरा देती है।
खैर इसी बीच हम खागेन डाकू को देख पाते हैं जो कि अपनी बीवी के साथ चला गया था, उसके साथ रह रहा था और उसकी 171वीं एनिवर्सरी जल्दी ही आ रही थी, यानी कि 171th एनिवर्सरी, जिसके लिए वो इनविटेशन देने के लिए हवेली आया हुआ था। और आज जाकर लाबोंगो आंटी उसको पहली बार मिलती है, लेकिन अब अपनी पत्नी के डर से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मीनवाइल खागेन की जो टोली होती है उन्होंने अपने लिए नया लीडर चुन लिया था, या फिर ये कहें कि ढूंढ लिया था, जो कि है केसी, यानी कि एक गणित का टीचर, यानी कि मैथमेटिक्स टीचर, जो कि खत्म होने के बाद डकैतों का मुखिया बन गया। तभी हम सुकुमारी को भी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल जाकर एक नर्स को परेश करती है और कोमलेश को मारने जाती है, लेकिन वहां पर उसे कोमलेश की आत्मा मिलती है और वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गलत था। दूसरी ओर जोयोन तो रजिया से ये कहता है कि वो उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। और इसी बीच कोमलेश और सुकुमारी को हम देख पाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर कोमलेश ये कहता है कि वो सुकुमारी से प्यार करता है और उसको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है क्योंकि आईसीयू के अंदर उसकी बॉडी को होश आ गया था, तो उसकी आत्मा को उसकी बॉडी में वापस जाना पड़ा। और वैसे भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, वो अपनी बॉडी में चला गया था, वो यहाँ पर बार बार उससे मिलने तो आ ही सकता है। एनीवेज अब हम फिर से जोयोंतो को देखते हैं जो कि अपने घर आकर अपनी बीवी से कहता है कि उन्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन अभी उसकी बीवी को रजिया ने पजेस कर लिया था, तो वो ये सब सुनकर बहुत गुस्सा करने लगती है। खैर अगले दिन हम संजय और क्रू को कोमलेश के घर पर देख पाते हैं जिसका वो इंटरव्यू लेने आए थे, लेकिन कोमलेश को अब कुछ भी याद नहीं होता कि कोमा में जाने के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या हुआ था और उसने क्या क्या किया, यानी कि उसको सुकुमारी के बारे में भी याद नहीं था, जो कि काफी ज्यादा बेकार चीज थी। और अगर सुकुमारी को ये बात पता चलेगी तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चला जाएगा। मीनवाइल रजिया जोयोंतो के बेटे या फिर अपने ही बेटे कमल को अपने साथ लेकर आ गई थी, जिसको जोयोंतो वापस लेने आता है और अब रजिया से वो सारे रिश्ते तोड़ लेता है। वो ये कहता है कि रजिया कमल को क्यों लेकर आई और वो उसे पाल भी नहीं सकती, एक माँ की तरह फीड भी नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास बॉडी तक नहीं है। और जब जब वो लोग करीब आए हैं तब रजिया किसी और की बॉडी के अंदर थी, इसलिए शायद उनकी फीलिंग्स कभी मिल नहीं पाई। अब रजिया ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि इतना इस्तेमाल होने के बाद में या फिर किसी और के शरीर को इस्तेमाल करवाने के बाद में यहाँ पर जोयन तो ऐसी बातें बोल रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जब वो ये सब कुछ कर रहा था तब उसको अकल नहीं आई थी, अचानक से उसके मॉरल्स कैसे जाग गए। एनीवेज अब उसे कमल वापस करके कभी ना कांटेक्ट करने के लिए वो ये बोलती है और वो यहाँ से चला जाता है और रजिया अपने दुख में टूटने लगती है, जिसे देख भानु को भी बुरा लग रहा था। खैर अब तभी हम कोमलेश को देखते हैं जिससे मिलने सुकुमारी उसकी गर्लफ्रेंड को पजेस करके आई थी, लेकिन अब कोमलेश को सुकुमारी, हवेली, भानु, रजिया कुछ भी याद नहीं था और यहाँ पर अपने प्यार को दूर होता देख सुकुमारी भी टूट जाती है। अब तभी हम संजय को देखते हैं जो कि जोयोंतो से बात करने आता है और जोयोंतो ये कहता है कि वो रजिया से सारे रिश्ते तोड़ चुका है और अब वो कभी वापस नहीं जाएगा। संजय भी कहता है कि शूट खत्म हो चुका है और एक आखिरी सॉन्ग शूट करके वो यहाँ से चले जाएंगे। अब वो हवेली के अंदर एक गाना शूट कर रहा होता है जिसमें सभी भूत बच्चे गाना गा रहे थे, लेकिन आज पहली बार हवेली के अंदर मातम पसरा हुआ था, यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ। अब शूट खत्म करने के बाद में संजय और उसकी टीम यहाँ से निकल गए थे। खैर फाइनली कुछ हफ्ते बाद में भानु, सुकुमारी, रजिया, तापोश, लाबोंगो आंटी हवेली को छोड़कर चारुलता मेंशन शांति निकेतन चले गए थे और अब वो अपना नया जीवन यानी कि मौत के बाद का जीवन यानी कि हार्ट ब्रेक होने के बाद का जीवन वहीं पर शुरू करेंगे। और इसी के साथ में ये बंगाली कॉमेडी हॉरर सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भूतेरे की सीरीज की कहानी, जो कि एक बढ़िया कॉमेडी हॉरर बंगाली सीरीज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी।